Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I am your online mentor and in this video series I am going to start with finance management. हम सबसे पहले फाइनेंस मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम क्या कंप्यूट करते हैं? हम कंप्यूट करते हैं हमारे जो कैपिटल जो कि हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिज़नेस होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट होती है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, हम आखिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट ही क्यों करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट करने का एक मेजर रीज़न होता है कि हम जो प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर रहे हैं उसका रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट हम कंपेयर कर सके और हम वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें हमारे को कॉस्ट कम लग रही हो और जिसका रिटर्न हमें ज़्यादा हो, ताकि हमारे एंटिटी को प्रॉफिट मिल सके। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है हमारा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स। ये एक्सपेक्टेशन हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे डिपेंड करती है। मतलब हमने जो सोर्सेज एम्प्लॉय किए हैं हमारे एंटिटी में उसी के हिसाब से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। एक एंटिटी के पास बेसिकली 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। हमारा पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है डेट, दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और चौथा हमारा होता है रिटेन्ड अर्निंग। अब हम देखेंगे कि इन कॉस्ट को हम कंप्यूट कैसे करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट को हम केडी से डिनोट करते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम केपी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी को केई से डिनोट करेंगे। ऐसे ही हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को के आर या फिर के आर ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक एक करके कॉस्ट ऑफ डेट को कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स को कैसे निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को कैसे निकालते हैं। ये हमारे होते हैं 4 सोर्सेज और इनकी हम कॉस्ट को निकालना एक एक करके सीखते हैं। पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं। हमारी डेट जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है इरिडेम्बल डेट और दूसरी होती है रिडेम्बल डेट। इरिडेम्बल डेट वो डेट है जिसकी अमाउंट हमको एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद में रीपे नहीं करनी होती। जैसा कि एक डेट का हमको रीपेमेंट करना होता है वो हमें इस केस में नहीं करना होता। ये हमें रीपेमेंट तभी करना होता है जब हमारी कंपनी का वाइंड अप हो रहा होता है। दैट इज़ ओनली ऑन वाइंड अप वी हैव टू पे द स्टिपुलेटेड सम जो कि हमारी डेट की अमाउंट है। ठीक है, इसके हम कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालेंगे? इसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स हमारी कॉस्ट ऑफ डेट देता है। यहाँ पे टी क्या है? टी है हमारा टैक्स रेट। और नेट प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं? नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए हम जो हमारी इशू प्राइस होती है उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमको हमारा नेट प्रोसीड्स मिल जाता है। इरिडेम्बल डेट की कॉस्ट हम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे रिडेम्बल डेट के पोर्शन पे। रिडेम्बल डेट में क्या होता है, हमारे को एक रिडम्पशन वैल्यू दी होती है। रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है? वो अमाउंट जो हमें मैच्योरिटी पे रीपे करनी होती है उसे हम बोलते हैं रिडम्पशन वैल्यू। ठीक है, ये रिडम्पशन वैल्यू हमको एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद में रीपे करना होता है। ये टाइम हमारे जब हम डिबेंचर्स या फिर डेट को इशू करते हैं तभी डिसाइडेड होता है। इस डेट की कॉस्ट को निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें हम रिडम्पशन वैल्यू का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसमें हमारा के डी विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी, जो कि हमने पहले भी हमारे पिछले फार्मूले में भी यूज़ किया था। वो तो होता ही है, उसमें ऐड करते हैं हम रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, जिसको डिवाइड करते हैं हम टाइम ऑफ या फिर पीरियड ऑफ डिबेंचर्स से, और पूरी अमाउंट को हम डिवाइड करते हैं रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाई 2। ये क्या है? ये एवरेज है प्रोसीडिंग्स, एवरेज प्रोसीड्स विच वी हैव रिसीव्ड। ओके, इस केस में हम रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2 इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम रिडम्पशन वैल्यू है और नेट प्रोसीड्स को हम पूरा टाइम यूज़ करते हैं, यानी पूरे साल हमने रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड्स के अमाउंट को यूज़ किया है। इसीलिए हम उन दोनों का एवरेज लेते हैं ताकि
ये कॉस्ट है जो हमारे को एक्सपेक्टेशन डिबेंचर्स होल्डर्स की पता लग सके। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, KP। इस केस में भी हमारे पास दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कि होते हैं रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स और इरिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हम पहले बात करेंगे इरिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स की। इरिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स की हम कॉस्ट वैसे ही निकालते हैं जैसा कि कॉस्ट ऑफ डेट को निकालते हैं, पर इसमें एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है क्योंकि हमारे को इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, इसीलिए हम डिविडेंड को सीधा नेट प्रोफिट से डिवाइड कर देते हैं और हमारा KP निकल जाता है। रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हम KP डिविडेंड प्लस में रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय n करके पूरी अमाउंट को रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। इस केस में क्या होता है, ये सेम फॉर्मूला है जैसा कि हमने कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए यूज़ किया था, बस इसमें खाली टैक्स के बेनिफिट को हटा दिया गया है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कंप्यूट करते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करने के लिए हमारे पास 5 मेथड दिए हुए हैं। ये 5 मेथड्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारा पहला मेथड है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच में हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाय D1 डिवाइड बाय P0। ठीक है, D1 क्या होता है? हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है। P0 क्या होता है? हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होता है। अब हम मूव करेंगे हमारे सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड है हमारा अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग्स प्राइस अप्रोच में क्या होता है कि हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू EPS डिवाइड बाय P0। EPS हेयर इज़ अर्निंग पर शेयर और P0 हमारा होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, इसके बाद में हम मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड क्या है हमारा? थर्ड मेथड है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, हम डिविडेंड हर एक चीज़ में ग्रोथ को ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या है इसमें? इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 प्लस में G, वेयर D1 इक्वल्स टू D0 1 प्लस G। और हमारी ग्रोथ की रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोथ रेट इक्वल टू B इंटू R, जहाँ पे B हमारा होता है रिटेंशन रेशियो और R होता है हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम मूव करेंगे हमारे फोर्थ मेथड पे जो कि है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। इस अप्रोच में हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। अब हम देखते हैं कि रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में होता क्या है। एज पर दिस अप्रोच द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज्ड इन पास्ट फ्यू ईयर्स इज रिगार्डेड एज एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हम KE बोलते हैं। इस केस में KE हम IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को यूज़ करके निकालते हैं। ठीक है, अब हम इस मेथड का एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल जो है ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11 है स्टडी मैट का। ठीक है, ये एग्जांपल क्या है? एग्जांपल बोलता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। इसमें हमारे को 5 ईयर का डाटा दे रखा है। ठीक है, 5 ईयर के डाटा में क्या दे रखा है हमारे को? डिविडेंड पर शेयर दे रखा है और प्राइस पर शेयर हमारे को बता रखा है। डिविडेंड पर शेयर में ईयर वन का डिविडेंड है 1, ईयर 2 का है 1, ईयर 3 का है 1.20, ईयर 4 का है 1.25 और फिफ्थ ईयर का है 1.15 डिविडेंड। फिर हमारे को प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग दे रखा है जो है 9.75, 11.50, 11 और 10.60। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में मैंने एक टाइमलाइन बना ली है जिसमें क्या देखते हैं हम 5 मैंने ईयर्स लिख लिया है 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने हमारा जो है प्राइस नोट डाउन कर लिया है। प्राइस क्या है 9, 9.75, 11.5, 11 और 10.60। ठीक है, इसके बाद में मैं सीधा जो क्वेश्चन में दे रखा है डिविडेंड पर शेयर वो भी नोट डाउन कर लेता हूँ जो कि है 1, 1.20, 1.25, 1.15। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब मैं आगे चलता हूँ, हमारा निकालते हैं हम इस क्वेश्चन में। पहले हम यील्ड निकालेंगे। यील्ड निकाल के उसको उन सभी यील्ड का हम ज्योमेट्रिकल मीन ले लेंगे ताकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाए। इक्वेशन में हमने क्या किया है 1+y1 किया है। 1+y1 ये हमारी फर्स्ट ईयर की यील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं प्राइस ऑफ 1
प्लस डिविडेंड ऑफ 1 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ 0 ईयर कर लेते हैं, जिससे हमारे को फर्स्ट ईयर का यील्ड मिल जाता है। ऐसे ही P2 प्लस D2 डिवाइड बाय P1 से हमारे को सेकेंड ईयर का यील्ड मिलेगा। P3 प्लस D3 डिवाइड बाय P2 से हमारे को थर्ड ईयर का यील्ड मिलेगा, और P4 प्लस D4 डिवाइड बाय P3 इससे हमारे को फोर्थ ईयर का यील्ड मिल जाएगा, जो कि रिस्पेक्टिवली मैंने कंप्यूट करके सीधा सीधा लिख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन हम निकालते हैं तब क्या करते हैं, सभी यील्ड को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 1/n, यानी हमारा जो पीरियड होता है -1 कर देते हैं, जिससे हमारा ज्योमेट्रिकल मीन निकल जाता है। अब हम देखते हैं मैंने क्या किया, अभी सभी अमाउंट्स को ऐड किया, जिससे मेरा 1.75001789 कुछ आ रहा था, जिसका मैंने 1/4 किया, मतलब 2 बार अंडर रूट किया, तो मेरे को 1.150166 -1 मिलता है आंसर, जिससे मेरा आंसर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा टोटल आता है 15% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे फिफ्थ मेथड, यानी कि हमारा फिफ्थ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको हम CAPM भी बोलते हैं। CAPM मॉडल हमारा डिस्क्राइब करता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ मतलब ये हमारे को डिस्क्राइब करता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, जिसमें हम देखते हैं कि रिस्क कितने टाइप का बताया इसमें 2 टाइप का रिस्क बताया, एक सिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, यानी रिलेटेड टू कंपनी परफॉर्मेंस एंड कैन बी रिड्यूस्ड या एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफिकेशन, इसीलिए हम इसको डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो कंपनी स्पेसिफिक नहीं होकर मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है, जिसको हम नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बताते हैं। बिजनेस को हमेशा कंसर्न रहना चाहिए नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क से रिलेटेड। तो हमारा इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, हम इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या होता है, हमारा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ओके, इसी के साथ हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ख़त्म होता है, यानी पांचों मेथड हमने देख लिए। अब हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पे। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग वैसे तो हमारा कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती, बल्कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ऑफ डिविडेंड फॉरगोन बाय शेयर होल्डर। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल लेंगे तो हमारे पास अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बचता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं इक्विटी डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग में से। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉरगोन शेयर होल्डर्स का। अब वो इसमें जैसे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में अलग अलग मेथड्स देखे थे, उसी के हिसाब से इसकी भी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। ठीक है, जो प्राइस अप्रोच में हमने देखा था, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग विल बी इक्वल टू D0 डिवाइड बाई P0, और ऐसे ही अर्निंग प्राइस मॉडल में EPS डिवाइड बाई P हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा। वैसे ही गॉर्डन ग्रोथ मॉडल जैसा देखा था हमने, उसमें कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आएगी D1 डिवाइड बाई P0 प्लस में ग्रोथ रेट। इसमें क्या होता है कि जो हमने P0 लिया है उसमें हम फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करते, और एक स्पेसिफिक केसेस भी होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास पर्सनल टैक्सेस और फ्लोटेशन कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है क्या। अगर ऐसा है तो हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग विल बी इक्वल टू KE1 माइनस TP1 माइनस F। ठीक है, इसके साथ हमने स्पेसिफिक कॉस्ट कैसे पता लगाते हैं वो देख ली, यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग देख ली, कॉस्ट ऑफ इक्विटी देख लिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देख लिया और कॉस्ट ऑफ डेट देख लिया। अब हम साथ में ही सभी की एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। ये हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में हमारा पहला स्टेप होगा इन स्पेसिफिक कॉस्ट को फिर से निकालना, यानी हर क्वेश्चन में हमारे को ये स्पेसिफिक कॉस्ट निकालनी होगी। फिर हम स्टेप नंबर 2 पे मूव ऑन करेंगे, जिसमें हमारे को एक स्टेटमेंट बनानी होती है। इस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम देते हैं बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। इन्हीं बुक वैल्यूज़ और मार्केट वैल्यूज़ के बेसिस पे हम हर एक सोर्स को उनका वेट देते हैं। इसी वेट को हम जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट मिलती है। हर एक सोर्स की वेटेड एवरेज कॉस्ट को जब हम एग्रीगेट करते हैं तो हमारे को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाता है। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू वेट लेते टाइम हमारा जो प्रोसेस होता है वो मोस्टली सेम रहता है, बस इसमें एक ही चेंज आता है जो कि हमारे इक्विटी के ट्रीटमेंट पे आता है। इक्विटी की वैल्यू तो होती है, यानी इक्विटी की मार्केट वैल्यू तो होती है, पर रिटेन्ड अर्निंग्स की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, जिसी वजह से हमारे को इक्विटी की मार्केट वैल्यू को रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी के बुक वैल्यू वेट्स
यानी बुक वैल्यू के प्रोपोर्शन में डिवाइड करना पड़ता है। मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो होती है उसको हमको अपोर्शन करना पड़ता है इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारे को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पहले ही कंप्यूट करके दे दी है ताकि हमारे को पहला स्टेप नहीं करना पड़े। यानी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना तो देखेंगे पर वो इससे अगले एग्जांपल में, यानी जब हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तब देखेंगे। ये वाला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल हमने 3 लाख लिया है, रिटेन अर्निंग 2 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख है और 3.5 लाख हमारा लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट, अब इसका वेट निकाल लिया हमने और इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो भी कॉस्ट है हमने दे दिया है। स्टेप नंबर 1 हमारे को करना नहीं है क्योंकि हमने कॉस्ट इसकी अलग अलग क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है। स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें हम पहले लिखेंगे सोर्स, फिर हम लिखेंगे बुक वैल्यूज़ जो हमारे को प्रोवाइडेड है, फिर हम लगाएंगे वेट निकालेंगे इसका बुक वैल्यूज़ का, फिर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखेंगे। हम सोर्स को ए, बुक वैल्यू को बी, वेट को सी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डी देते हैं। तो हमारा वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या निकलेगा, सी इंटू डी। अब हम देखते हैं हमारा सोर्स कौन सा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट हमने लिख लिया। 3 लाख का हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन अर्निंग 2 लाख की होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा जो है 1.5 लाख का हो गया, फिर हमने डेट देखा जो हमारा 3.5 लाख का हो गया। टोटल हमारा 10 लाख का कैपिटल हुआ है। अब हम देखते हैं वेट कैसे निकालेंगे। 3 लाख को जब हम 10 लाख से डिवाइड करते हैं तो 0.30 आता है। ऐसे ही हम सभी वेट्स निकाल लेंगे जिसका टोटल वेट 1 आना चाहिए। अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे को 15%, 14%, 12% और 10% रिस्पेक्टिवली दे रखा है, उसको लिख लिया। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर्स आते हैं 0.045, 0.028, 0.030 और 0.035। टोटल आता है हमारा 0.138 जिसको हम बोलते हैं 13% कैपिटल। 13.08% हमारा कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट पूरा। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले कॉन्सेप्ट पे। मार्जिनल कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल मीन्स एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस या फिर फंड्स रिक्वायर्ड। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू या इंक्रीमेंटल कैपिटल भी इसको हम बोलते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड्स टू। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, एक हमारी ABC लिमिटेड को कंपनी है जिसको 20 लाख का एडिशनल फाइनेंस चाहिए और जो प्रोवाइड करती है हमारे को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जिसका टारगेट इक्विटी रेशियो है 3:2 और डेप्ट जो कि हम कैरी करते हैं इंटरेस्ट रेट 12% के फॉर फर्स्ट 4 लाख और 12.5% फॉर बैलेंस। हमारा थर्ड पॉइंट है EPS फॉर द करेंट ईयर इज़ ₹20, डिविडेंड पे आउट इज़ 60%, एंटिसिपेटेड डिविडेंड ग्रोथ रेट इज़ 5%, करंट मार्केट प्राइस इज़ 90, फ्लोटेशन कॉस्ट जो है हमारी 6 पर शेयर है। इसी के साथ हमारे को फोर्थ पॉइंट दे रखा है प्रेजेंट इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमारी 2 लाख की है 10 ईच की। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी दे रखा है @30%। हमारे को क्या करना है, हमको कंप्यूट करना है वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमारे को टोटल फंड रिक्वायर्ड जो है वो की है 20 लाख का, 20 लाख हमारे को रिक्वायर्ड है। हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 3:2 है। इससे हमें बता सकते हैं कि हमारे को डेट जो चाहिए वो 20 लाख इंटू 3/5 होगा और हमारा इक्विटी टोटल रहेगा 20 लाख इंटू 2/5। हमारा टोटल डेट होता है 12 लाख का। 12 लाख का 12% इंटरेस्ट रेट पे हमारे को 4 लाख तक मिलेगा और बैलेंस जो हमारा 8 लाख है वो हमें 12.5 रेट पे लेना पड़ता है। अब हम देखते हैं इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग जो कि हमारा 8 लाख रुपीज़ है वो हम इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग में कैसे डिवाइड करेंगे। हमारा EPS दिया हुआ है 20 पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% का है और डिविडेंड है हमारा 12 हो जाता है। अब क्या हम रिटेन्ड अर्निंग देखते हैं। रिटेन्ड अर्निंग क्या होगी हमारी 8 पर शेयर हो जाएगी क्योंकि 20 - 12 किया तो रिटेन्ड अर्निंग हमारी 8 आती है। नंबर ऑफ़ शेयर्स 20,000 है तो हमारे पास टोटल रिटेन्ड अर्निंग जो बचती है वो हमारी 1,60,000 की हमारे हाथ में रहती है। तो हमारे को न्यू फ्रेश इक्विटी कितना इशू करना पड़ेगा, 8 लाख माइनस 60, 1,60,000। ठीक है, तो हमारे को न्यू इक्विटी देना पड़ेगा 640 का। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा कंप्यूट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी। पहला हमारा कॉस्ट ऑफ डेट @ जो कि हमने 12% पे निकाला है
वो देखते हैं। 12% का क्या आएगा, इंटरेस्ट इंटू 1 - टी अपॉन नेट प्रोसीड्स। इंटरेस्ट हमारा रहेगा 48,000 का, जिसको 1 - 0.30 करते हैं, डिवाइड बाई 4 लाख करते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट एट द रेट 12% आता है, 8.4% का। इसी तरह कॉस्ट ऑफ डेट हम 12.5% पे निकालेंगे, तो हमारा 12.5% पे इंटरेस्ट आता है 1 लाख का, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.70, डिवाइड बाई करते हैं हमारा 8 लाख, तो हमारा 8.75% का कॉस्ट ऑफ डेट आ जाता है। अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे मूव ऑन करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा निकलेगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा D0 हमको दिया हुआ है, जो कि हमारा 12 है, उसमें 1 प्लस 0.05 ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 90 माइनस 6 फ्लोटेशन कॉस्ट जो हमारी है, प्लस में 0.05, ये हमारा क्या ग्रोथ रेट, तो हमारे पास आता है 20% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग वैसे ही निकलेगा जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकला था, यानी कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, पर इसमें क्या होगा, P0 यानी जो हमारी नेट प्रोसीड्स है उसमें से हम फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 90 से, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आता है 19%। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे। हमने सोर्स लिख लिया, अमाउंट लिख लिया, वेट लिख लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख लिया, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख लिया। इसमें हमने क्या किया, जो हमने, अब हम सोर्सेज लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, डेट एट द रेट 12% और डेट एट द रेट 12.5%। इसके हम रिस्पेक्टिवली जो हमने अमाउंट्स निकाली है वो देख लेंगे, 20 लाख की जो हमने डिवाइड किया था उसके हिसाब से देख लेंगे। अब हम इसमें वेट निकाल लिया, फिर हम इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमने ऊपर कंप्यूट की थी पॉइंट नंबर 2 में, उसको लिख लेंगे। जैसे कि हमारा कॉस्ट ऑफ डेट एट द रेट 12% 8.4%, और कॉस्ट ऑफ डेट एट द रेट 12.5% 8.75 निकला था। ऐसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग 19% लिख के हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा आंसर आता है 13.10%, यानी हमारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है 13.10%। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।